यूपी आरओ 2023 के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, यह अब तक की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज होने वाली है। इस बात को आप लोग जान लीजिए। अगर आप मेरी इस टेस्ट सीरीज को पूर्णतः फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहीं से भी ना तो कोई और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी, ना ही आपको कोई और टेस्ट सीरीज लेने की। देखिए दोस्तों, हो सकता है अभी आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो, क्योंकि यह बात बिल्कुल सत्य है कि अभी यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े संस्थान और बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्य कर रहे हैं, जिनके सब्सक्राइबर हज़ारों में नहीं लाखों की संख्या में हैं। और हमने तो भी मात्र एक शुरुआत की है। लेकिन हमारा कंटेंट किस क्वालिटी का है, इसका संस्थान के छोटे बड़े होने से या उसके सब्सक्राइबर की संख्या से कोई संबंध नहीं होता। हमारे कंटेंट की क्वालिटी किस लेवल की है, प्रीलिम्स परीक्षा हो जाने के पश्चात ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये मेरा आप लोगों से दावा है कि मेरी टेस्ट सीरीज़ में ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे जो किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको नहीं मिल सकते। अतः मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको भी इसका अधिकतम लाभ पहुंच सके और मुझे भी भविष्य में यूं ही कार्य करते रहने की प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम अपनी आज की टेस्ट सीरीज़ की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को। प्रश्न नंबर 2, देश में पंचायती राज्य व्यवस्था का आरंभ किस समझौते की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर देश में पंचायती राज्य व्यवस्था का आरंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 3, बलवंत राय समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1959। बलवंत राय समिति 1957 में बनाई गई थी और जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई वो 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी और सर्वप्रथम ये राजस्थान राज्य में लागू की गई, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश में। 1977 में केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 1977 में जिस समिति का गठन किया गया था वह अशोक मेहता समिति थी। प्रश्न नंबर 5, पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कितने स्तरीय है? तो सही उत्तर है इसका 3 स्तरीय ढांचा है। प्रश्न 6, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? तो सही विकल्प हो जाएगा ग्राम सभा और पंचायत। प्रश्न नंबर 7, पंचायत राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला परिषद। देखिए, सबसे निम्नतम स्तर पे आपका ग्राम सभा एवं पंचायत होती है और मध्य स्तर पे पंचायत समिति होती है और सबसे उच्चतम स्तर पे जिला परिषद होती है। प्रश्न नंबर 8, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों ने सर्वप्रथम अपनाया? तो ये तथ्य मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 4, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? 4 विकल्प हैं, हाँ, नहीं, योजना आयोग की सहमति से। योजना आयोग नीति आयोग में परिवर्तित हो गया है तो यहाँ विकल्प में नीति आयोग भी हो सकता है। नीति आयोग की सहमति से और वित्त आयोग की सहमति से। तो प्रश्न हमारा ये है कि क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? तो इसका सीधा उत्तर है नहीं। जब कर लगाने का अधिकार ही नहीं है तो ये दोनों विकल्प अर्थहीन हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 स्तरीय ढांचे की। देखिए, बलवंत राय समिति 1957 में बनी थी। उसने 3 स्तरीय ढांचा अपनाने की सिफारिश की थी
और अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनी थी उसने 2 स्तरीय ढांचा अपनाने की सलाह दी थी। प्रश्न नंबर 11, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात कही है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। प्रश्न 12, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग पर विचार विमर्श के लिए 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका फजल अली। 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया था उसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसमें कुल 3 सदस्य थे। एक तो स्वयं अध्यक्ष फजल अली थे और जो 2 अन्य सदस्य थे इसमें वो एक थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पणिक्कर। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। 1953 में भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति जो की गई थी उसके अध्यक्ष फजल अली थे और उसके 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर थे। प्रश्न नंबर 13, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं, तो उसका विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे अध्यक्ष, और स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष वो ये थे एम अनंत शयनम अयंगर, ये उपाध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे और पहले उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करवाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष। इसको प्रोटेम स्पीकर भी बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति संसद की पहली बैठक में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाता है जो पूरे संसद में आयु में सबसे वरिष्ठतम होता है, और इसको राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलवाता है। और प्रोटेम स्पीकर के 2 मुख्य कार्य हैं। एक कार्य तो इसका सभी संसद के सदस्यों को शपथ दिलवाना है, जिसमें लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है। अतः लोकसभा अध्यक्ष एक साधारण सदस्य की भांति प्रोटेम अध्यक्ष से शपथ ग्रहण करता है। और प्रोटेम स्पीकर का दूसरा कार्य यह है कि वह लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का संचालन करता है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखना, लोकसभा के कार्यकारी अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है और लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष दिलवाता है, और ये शपथ वो लोकसभा अध्यक्ष को एक सामान्य सदस्य के रूप में दिलवाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, एक बात मैं और बता दूं, जो इस तरह के थोड़े प्रश्न होते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, यदि आपको ये यहाँ बताने के बाद भी समझ में नहीं आता तो आप कोई भी स्पेसिफिक प्रश्न मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको पूरा हल इसका समझा दूंगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की सदस्यता के लिए निरर्हताएं हैं यानी अयोग्यताएं हैं? भारतीय नागरिकता का अभाव, अनपढ़ होना, विकृत होना। तो देखिए एक तो इसका भारतीय नागरिकता का अभाव इसकी अयोग्यता है, यदि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता। और दूसरा विकृत होना, यदि वो स्टेबल नहीं है तो भी वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। अनपढ़ होना, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो ही वो लोकसभा का सदस्य बनेगा। शिक्षा के स्तर पर अभी तक कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं लगाई गई है। तो इसमें हमसे पूछा है कि अयोग्यताएं कौन सी हैं, तो 1 और 3 लोकसभा का सदस्य होने के लिए अयोग्यताएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, विकल्प नंबर 4। प्रश्न 18, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। और ये जो 10वीं अनुसूची है
ये दल बदल कानून से संबंधित है। 1985 वर्ष में इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। सही उत्तर हो जाएगा इसका 31। भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक पद नहीं है, ये ठीक बात है। वह भारत के महान्यायवादी के अधीन उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी ठीक है। सॉलिसिटर जनरल जो भारत का होता है, अर्थात भारत का महाअधिवक्ता, भारत का, ये ध्यान रखना, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, राज्य की नहीं। राज्य के अलग होते हैं। तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो भारत के महान्यायवादी के सहायक के रूप में कार्य करता है और उसे महान्यायवादी के अधीन उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है, परंतु यह एक संवैधानिक पद नहीं है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 21, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है, ये ठीक है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये वाला आपका गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए पहला वाला तो ठीक है, अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया गया है, लेकिन उसमें यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ना कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति। तो पहला वाला ठीक है, दूसरा गलत है। हमसे पूछा है सही कौन सा है दोनों में, तो इसका हो जाएगा केवल एक सही है और दूसरा इसका गलत है। प्रश्न नंबर 22, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान द्वारा मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व अंगीकार किया गया है, यह गलत है। भारत के राष्ट्रपति को मंत्रियों ने क्या परामर्श दिया था इसके विषय में न्यायालय कोई जांच नहीं कर सकता, यह ठीक है। देखिए भारतीय संविधान द्वारा मंत्रियों का कोई भी विधिक उत्तरदायित्व अंगीकार नहीं किया गया है, अर्थात किसी भी मंत्री का कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता। ये उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर होता है, क्योंकि सारे निर्णय, सारे कार्य सरकार के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और उन पर राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर होता है, ना कि किसी मंत्री का। और दूसरा जो इसका कथन है, भारत के राष्ट्रपति को मंत्रियों ने क्या परामर्श दिया, इसका कोई भी न्यायालय जांच नहीं कर सकता, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे गोपनीयता का नियम लागू होता है, अर्थात किसी मंत्री ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं दी, और दी तो क्या सलाह दी मंत्रिपरिषद ने, इस पर न्यायालय कोई भी जांच नहीं कर सकता। तो पहला वाला गलत है और दूसरा सही है। हमसे सही पूछे हैं तो केवल 2 इसका सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, भारत में मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मूल रूप से संविधान में शामिल है, यह गलत है, क्योंकि मूल रूप से संविधान में मंत्रिमंडल नहीं है शामिल, मंत्रिपरिषद है। दूसरा, इसके कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, ये ठीक है। इसका केवल 2 ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, इसमें 15 से 20 अति महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के संबंधी और मित्र भी शामिल होते हैं। यह सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लेने का कार्य करती है। इस अनौपचारिक संस्था में प्रधानमंत्री तथा अपने प्रभावी सहयोगी के साथ प्रत्येक समस्याओं पर विचार विमर्श करता है। उपर्युक्त वर्णन है, तो सही उत्तर हो जाएगा किचन कैबिनेट। ये जो बातें कही गई हैं ये सब वर्णन करते हैं किचन कैबिनेट का। किचन कैबिनेट ऐसा होता है जिसमें प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में से भी जो बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र मंत्री होते हैं उन्हें रखा जाता है। प्रधानमंत्री अपने कुछ मित्रों और सगे संबंधियों को भी रखता है। इस कैबिनेट को किचन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ये एक सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था या इकाई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। भारत में मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधानेतर इकाई हैं, अर्थात इनका संविधान में वर्णन नहीं है, ये ठीक है। दूसरा, इनकी स्थापना हेतु कार्य संचालन संबंधी नियमावली का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों कथन सत्य हैं, अर्थात 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं।
तो कैसी लगी आपको मेरी आज की क्लास? यदि आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो मैं जल्दी उपस्थित होता हूँ आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।